एरिया के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा कंट्री, जिसमें करीबन 4 करोड़ लोग रहते हैं। और ये 4 करोड़ लोग एक ऐसे अजीब पैटर्न में रहते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सऊदी अरब की 80% पॉपुलेशन इन 2 कलर्ड लाइंस में रहती है। एक तरफ ये ब्लू कलर्ड लाइन है जो रेड सी के बिल्कुल साथ सऊदी अरब की सारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कवर करती है, और दूसरी तरफ ये येलो लाइन है जो पर्शियन गल्फ से शुरू होती है और सऊदी अरब के सेंटर से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट लाइन तक जाती है। इन 2 कलर्ड एरियाज के अलावा करीबन सारा सऊदी अरेबिया बिल्कुल खाली है, बल्कि ये येलो लाइन में तो लोग आबाद ही कुछ साल पहले हुए हैं। मतलब हजारों साल से 90% सऊदी अरब बिल्कुल खाली रहा है। आखिर सऊदी अरब के इस पॉपुलेशन पैटर्न की वजह क्या है? आए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में इस सारे मामले को समझने के लिए हमें सऊदी अरब की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझना होगा। सऊदी अरब की ज्योग्राफी की बात करें तो इसका एरिया बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा कि तकरीबन पूरा यूरोप इसमें आ जाए, और इसीलिए 4 करोड़ लोग होने के बावजूद सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा खाली है। और इवन ये 4 करोड़ का फिगर भी सऊदी अरब की पॉपुलेशन में चंद साल पहले ही ऐड हुआ है। मतलब अगर हम डेटा देखें तो 1970s में सऊदी अरब की पॉपुलेशन 61 लाख थी और आज 2023 में ये तकरीबन 4 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब पिछले सिर्फ 50 सालों में सऊदी अरब की पॉपुलेशन में करीबन 3.25 करोड़ लोग ऐड हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है इन 50 सालों में, और 1970 से पहले सऊदी अरब की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों थी? इसकी सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरब की हार्श ज्योग्राफी। अब सऊदी अरब का मैप देखें तो आपको हर तरफ बड़े बड़े रेगिस्तान नजर आएंगे, जैसे नॉर्दर्न साइड पर जॉर्डन और इराक के बॉर्डर पर अल नफूद डेजर्ट है। इसी तरह सऊदी अरब की सदर्न साइड पर बहुत ही बड़ा और खतरनाक रेगिस्तान है जिसे अरबी में रुब अल खाली और इंग्लिश में द एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। अगर आप गूगल मैप पर सऊदी अरब को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस एरिया को द एम्प्टी क्वार्टर क्यों कहते हैं। इस पूरे एरिया में आपको कोई रोड, रेल, घर कुछ भी नजर नहीं आएगा, और इसकी वजह यह है कि इस रेगिस्तान में इतने बड़े और खतरनाक रेत के तूफान आते हैं जितने हमारी पूरी जमीन में कहीं नहीं आते, और गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 55 डिग्रीज तक पहुँच जाता है, जबकि दूसरी तरफ सर्दियों में इतनी ठंड होती है कि टेम्परेचर -7 तक गिर जाता है। इसी रेगिस्तान की वजह से सेंट्रल, नॉर्दर्न और सदर्न अरेबिया में ट्रेड हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। हालांकि ये सारे कंट्रीज पड़ोसी हैं और इनके एक दूसरे के साथ बॉर्डर हैं। इवन अगर आप ओमान को देखें तो वो तो बिल्कुल ही लॉक नजर आएगा। मतलब आगे समुंदर है और पीछे एक खतरनाक सहरा। 20th सेंचुरी से पहले इस रेगिस्तान को क्रॉस करने का कोई सोचता भी नहीं था। 1931 में पहली दफा एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर मार्क एवंस ने चंद लोकल अरबियों के साथ 60 दिनों में इस रेगिस्तान को क्रॉस किया, और 2018 में पहली दफा यहाँ एक हाईवे बनाई गई जो ओमान को सऊदी अरब से कनेक्ट करती है। इससे पहले अगर आपने बगैर एयर ट्रेवल के सऊदी अरब से ओमान जाना होता तो आपको यूएई के थ्रू 18 घंटे की ड्राइव करके जाना पड़ता था। तो ये रेगिस्तान तो एक वजह हो गई सऊदी अरब की इस हार्श ज्योग्राफी की। दूसरे नंबर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सऊदी अरब दुनिया का वो सबसे बड़ा कंट्री है जिसमें एक भी परमानेंट रिवर नहीं, और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन और कुवैत में भी कोई दरिया नहीं है। इसी तरह इस पूरे अरब में सबसे ज्यादा बारिश इधर सऊदी अरब और यमन की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर होती है, और यही एक वजह भी है कि यमन की पॉपुलेशन ओमान, यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। इसी पॉपुलेशन पैटर्न की वजह से यमनी सिविल वॉर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सऊदी अरब पर पड़ रहा है, बिकॉज ओमान और यमन के बीच तो ये रब अल खाली डेजर्ट है जिधर कोई जाता नहीं, जबकि सऊदी अरब के सबसे ज्यादा आबादी वाले एरियाज यमन के सबसे पॉपुलेटेड शहरों के बिल्कुल साथ हैं, और इसीलिए हौसी बागी अक्सर सऊदी अरब को मिसाइल अटैक से थ्रेट करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सऊदी अरब के सारे बड़े शहर जैसे कि मक्का, मदीना, जद्दा, रियाद और दमाम सब इस हाई पॉपुलेशन सर्कल से बाहर लोकेटेड हैं। अब मक्का, मदीना और जद्दा की लोकेशन के पीछे हजारों साल की हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। अगर आप जद्दा और मक्का को देखें तो दोनों एक दूसरे से काफी करीब हैं और दोनों ही मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ और इस एम्प्टी क्वार्टर से बिल्कुल इक्वल
डिस्टेंस पर है। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब ये था कि हजारों साल से इंडिया, ईरान, ईस्ट अफ्रीका और इजिप्ट से आने वाले तिजारती काफलों मतलब ट्रेड कैरावान्स के लिए इन दोनों शहरों को अवॉइड करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि स्टीम शिप्स और सुएज कनाल बनने से पहले इजिप्ट से लेकर इंडिया तक का सारा जमीनी और समुद्री ट्रेड इसी रूट से होता था, जिसके रास्ते में मक्का, मदीना और जद्दा आते हैं। और यही वजह है कि ये तीनों शहर इकोनॉमिकली अरब वर्ल्ड का फोकल पॉइंट बन गए। अब अगर हम मैप को थोड़ा और जूम इन करें तो आप देख सकते हैं कि मक्का के नॉर्थ में सारा पहाड़ी एरिया है, और अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आए तो यहाँ ताइफ है। ताइफ एक खूबसूरत शहर है जहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी है और मौसम ठंडा है। पुराने वक्तों में कुरैश के बड़े बड़े सरदार और अमीर लोग गर्मियों में यहीं पर वक्त गुजारने आते थे। उनके लिए ये एक हिल स्टेशन था। मगर ताइफ से आगे पर्शियन गल्फ तक आपको बिल्कुल फ्लैट रेगिस्तान नजर आएंगे, और इस सारे एरिया को मार्क करने के लिए हम येलो हाईलाइट करते हैं। इस सारे एरिया में बारिश ना होने के बराबर है, और इसीलिए हजारों साल से ये सारा एरिया बिल्कुल खाली रहा है, सिवाय रियाद के आसपास के कुछ एरियाज के जहाँ पर कुछ अरब बद्दू रहते थे। और 20वीं सदी के शुरू तक ऐसा ही रहा। सन 1900 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन 25 लाख थी, और ये 99% पॉपुलेशन इधर सऊदी अरब की वेस्टर्न कोस्ट लाइन इस ब्लू लाइन में रहती थी। लेकिन फिर अगले 30 सालों में कुछ ऐसी चेंजेस हुई जिसके बाद ये पॉपुलेशन पैटर्न शिफ्ट होने लगा, और तभी ये येलो लाइन वजूद में आई जब 1932 में रियाद की अल सऊद फैमिली ने सऊदी अरब का कंट्रोल ले लिया और रियाद को सऊदी अरब का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। अब इसको कैपिटल डिक्लेयर करने की सिर्फ ये वजह नहीं थी कि अल सऊद फैमिली का ताल्लुक रियाद से था, बल्कि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। बिकॉज मक्का और मदीना को तो कैपिटल बना नहीं सकते थे, बिकॉज वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते, और चूंकि कैपिटल में सारी दुनिया के फॉरेन डेलीगेट्स, एम्बेसडर्स और हेड ऑफ स्टेट्स ने आना होता है, तो सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए रियाद को कैपिटल बनाया गया, और फिर 1938 में इधर रियाद के पास ही ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए, जिसके बाद सऊदी अरब की तकदीर बदल गई। 1970s तक सऊदी अरब पूरी दुनिया की 15% ऑयल सप्लाई पूरी कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, और इन ऑयल फील्ड्स के आसपास नए शहर आबाद होना शुरू हो गए थे। सऊदी अरब की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर लोकेटेड शहर दमाम, जहां पर 1920 से पहले चंद 100 लोग भी नहीं रहते थे, अब ऑयल इंडस्ट्री का हब बन चुका था। और आज की डेट में दमाम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है, जहां पर 20 लाख लोग रहते हैं। और ये सब कुछ पिछले 40 से 50 सालों में हुआ है। 1970s के बाद सऊदी अरब में पैसा पानी की तरह आने लगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट बन रहा था, जहां पर किसी शहरी पर कोई टैक्स नहीं था, और एजुकेशन से लेकर पानी, बिजली, खाना, पेट्रोल और इवन घर, हर चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सऊदी अरब की गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ रहा था, और क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो वो अपने लोगों पर दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई, जब बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ जॉब्स की डिमांड क्रिएट हुई, मगर सऊदी नेशनल्स को इतनी फैसिलिटीज मिल रही थी कि वो अब नौकरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। और इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और इजिप्ट से हजारों मुस्लिम वर्कर्स को वीजे दिए गए, और उन्हें सऊदी अरब में लाकर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस इंडस्ट्री में जॉब्स दी गई। इसके बाद अगले 30 सालों में सऊदी अरब की इकोनॉमी और पॉपुलेशन लिटरली एक्सप्लोड हो गई। रियाद और जद्दा झोंपड़ियों और टूटी फूटी सड़कों से अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन चुके थे, जहां पर अब कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब सऊदी अरब की 85% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, और यही वजह है सऊदी अरब के इस पॉपुलेशन पैटर्न की, जहां पर सऊदी अरब की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस नेचुरल ब्लू लाइन और आर्टिफिशियली क्रिएटेड येलो लाइन पैटर्न में रहती है। लेकिन यही पॉपुलेशन पैटर्न अब सऊदी अरब के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। याद रहे कि ये येलो लाइन पर आबाद होने वाले शहर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके 30 से 40 साल पहले ही बसाए गए हैं, और इनका सबसे बड़ा मसला है पानी, क्योंकि यहाँ पर बारिश ना होने के बराबर है। इसी का हल निकालने के लिए 1980s में सऊदी अरामको ने इस सारे एरिया में अंडरग्राउंड पानी की तलाश शुरू की, और वो उन्हें मिल भी गया। इन वाटर रिजर्व्स पर सऊदी गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल एक्वाइफर्स भी बनाए, लेकिन मसला ये हुआ कि बारिश ना होने और कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से पानी के ये बड़े बड़े कुएं सूखते गए। दूसरा, पूरे
पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 0.5% जमीन कुछ भी उगाने के काबिल है, बाकी 99.5% जमीन में कुछ काश्त नहीं हो सकता और इसीलिए सऊदी अरब में मेजॉरिटी फूड बाहर से इंपोर्ट होता है। गो के सऊदी गवर्नमेंट ने किसानों को हैवी सब्सिडीज और आर्टिफिशियल पानी की सप्लाई दी ताकि वो आर्टिफिशियल फार्म लैंड्स बनाएं ताकि सऊदी अरब को बाहर से फूड ना इंपोर्ट करना पड़े, और ये कुछ हद तक अचीव भी हो गया, मगर ये सस्टेनेबल नहीं था बिकॉज ये सारा पानी आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक्वाइफर्स से आ रहा था और इसी का नतीजा ये हुआ कि 2010 में इन एक्वाइफर्स का 80% पानी खत्म हो चुका था और साइंटिस्ट्स ने प्रिडिक्शन करना शुरू कर दी कि 2030 तक ये सारे पानी की सप्लाई भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया और ज्यादा पानी लेने वाली क्रॉप्स जैसे कि राइस वगैरह को उगाना बंद कर दिया। इसी पानी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए अब सऊदी गवर्नमेंट ने इधर पर्शियन गल्फ के साथ समुद्र में डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए हैं, जहां से समुद्र के खारे पानी को साफ करके रियाद, दमाम और दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह इधर वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर भी 12 डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, जहां से इस सारी कोस्ट लाइन के करीब शहरों तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। नो डाउट ये एक अनबिलीवेबल काम है, मगर ये बहुत हैवीली सऊदी अरब के ऑयल रेवेन्यूज पर डिपेंडेंट है क्योंकि ये डीसैलिनेशन प्लांट्स चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इसीलिए किंग मोहम्मद बिन सलमान अब तेजी से सऊदी अरब की इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं ताकि सऊदी अरब की ऑयल पर डिपेंडेंस खत्म हो, क्योंकि दुनिया अब फ्यूल से इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रही है और जैसे ही ये अचीव हो गया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इस सारी वीडियो में हमारे लिए लेसन भी है कि अगर लीडरशिप सिंसियर हो तो सहरा को भी गुलिस्तान बनाया जा सकता है। सऊदी अरब के लीडर्स ने जिस तरह रियाद और दूसरे शहरों को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने लोगों को आसानियां दी हैं, दैट इज अनबिलीवेबल। इधर हम नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल दुनिया की बेस्ट ज्योग्राफी और टेरेन में हैं, जहां पर बर्फ से लेकर रेगिस्तान तक सब कुछ है, मगर फिर भी गरीबी और भूख हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि शायद हमारे पास ऐसी सिंसियर लीडरशिप नहीं। दुआ है कि अब हमें भी ऐसी विजनरी लीडरशिप मिले। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना